क्लूज को आइडेंटिफाई कर सकें। तो सीबीसी बीइंग द फर्स्ट स्टेप। तो सेकेंड स्टेप क्या होता है, वो हम टेस्ट होते हैं जो हम एज ए सेकेंड स्टेप करते हैं अपने डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए। सो सीबीसी डज नॉट गिव अ डायग्नोसिस, इट गिव्स अ हिंट, इट गिव्स अ क्लू। एक्चुअल डायग्नोसिस आपको पर्टिकुलर टेस्ट से मिलता है जो कि आप सीबीसी के बेसिस पे अपने क्लिनिकल इंटेलेक्ट के थ्रू करवा रहे होते हैं। ठीक है, सो ये बात हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, द फर्स्ट थिंग एंड द फोरमोस्ट। फिर हम गए थे कि हमने सीबीसी के कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे, सीबीसी की इंडिकेशंस डिस्कस की थी, बहुत डिटेल में हमने बात की थी कि हम किन सिनेरियोज के अंदर सीबीसी को प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, क्यों करते हैं, सीबीसी में देखना क्या होता है हमको, कौन कौन से पेशेंट पॉपुलेशन के अंदर हम सीबीसी को ऑर्डर कर रहे होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस किया था अपनी लास्ट स्लाइड्स के अंदर। सीबीसी के 3 कंपोनेंट होते हैं। यूनिवर्सल चीज़ है कि इसमें हम आरबीसी देखते हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन देखते हैं जो कि हमारी बॉडी की ऑक्सीजन कैरियंग कैपेसिटी को शो करता है, एंड उसको जो है वो अगेन विच बेसिकली शोज कि पेशेंट कहीं एनेमिक तो नहीं है। इसके सर्टेन सिम्टम्स थे एनीमिया के जो जिनकी हमने बात की थी, किस पेशेंट ग्रुप में एनीमिया कॉमन होता है, किस टाइप का एनीमिया होता है, ये भी हमने डिस्कस किया था लास्ट स्लाइड्स में। देन हमने वाइट ब्लड सेल्स के बारे में भी थोड़ी सी बात की थी, और देन हमने प्लेटलेट्स को भी डिस्कस किया था। ठीक है, सो हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे। हमने लास्ट स्लाइड्स के अंदर हमने रेंजेस डिस्कस की थी, आरबीसीज की, हीमोग्लोबिन की, प्लेटलेट्स एंड वाइट सेल्स की, डिफरेंशियल्स डिस्कस किए थे, डिफरेंशियल काउंट्स। और हमने ये भी बात की थी कि हमें आर्बिट्रेरी अमाउंट्स अगर हम अपने जहन में रखें, रेंजेस जहन में रखें, तो फिर हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, बिकॉज समटाइम्स लैब्स के रिजल्ट्स वेरी करते हैं, लैब रेंजेस वेरी करती हैं, बट अगेन रिमेंबरिंग द आर्बिट्रेरी रेंजेस थोड़ा बहुत अपने जहन में रखने से हमको काफ़ी जो है वो हेल्प हो जाती है, और हम लैब्स के गुलाम बन के नहीं रहते। ठीक है, ये बात भी हमने लास्ट टाइम आप लोगों से की थी। सो अगेन फिर मैं एम्फेसाइज करूंगा इस पॉइंट पर कि साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ योर पेशेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक पेशेंट के साइंस क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, इजी फटीगेबिलिटी है, इसके अलावा इन्फेक्शंस हैं, रिकरेंट फीवर है। सो ये चीज़ें ज़्यादा अहम हैं हमारे पास। इसके अलावा अगर ब्लीडिंग हो रही है, किसी पेशेंट को हिस्ट्री है ब्लीडिंग की, तो हमें प्लेटलेट्स भी देखने हैं, साथ में हमें रेड सेल काउंट एंड एचबी भी देखना है, बिकॉज ब्लीडिंग हमें जो है वो दोनों चीज़ों की तरफ लेके जाते हैं। ब्लीडिंग हमको एनीमिया की तरफ भी लेके जाएगा, ब्लीडिंग हमको प्लेटलेट डिसऑर्डर की तरफ भी लेके जाता है। तो ये हमने इसकी डुअल इंडिकेशन पर बात की थी। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी एमसीवी काउंट्स की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीवी जो कि हमको एनीमिया, जब हम एनीमिया के सेक्शन पर हमने थोड़ा डिस्कस किया था, थोड़ा एक्सप्लोर किया था, हमने डिस्कशन से ज़्यादा मैं से कहूँगा हमने एक्सप्लोर किया था कि एनीमिया किस किस तरीके से हमारे पास प्रेजेंट करता है, और एनीमिया और सीबीसी के बेस पे हम एनीमिया को किस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, एनीमिया को किस तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एमसीवी। एमसीवी काउंट्स ऑफ यूजुअली जो हमारे पास रेंज होती है जो आपको जहन में रखनी है, जो हर एक को याद होनी चाहिए, दैट इज बिटवीन 80 एंड 100। So this in this range, if the MCV is seen, then it's a normocytic anemia because the cells are of normal shape. But इसका मतलब ये नहीं है कि एनीमिया नहीं है, एनीमिया है, जाहिर बात है। एनीमिया कैसे आइडेंटिफाई किया आपने? हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन आपका फर्स्ट थिंग टू सी। तो हीमोग्लोबिन अगर आपका लेस है, जो हमने बात की थी रेंजेस की मेल्स एंड फीमेल्स में, तो दैट इज शोइंग एनीमिया अलोंग विद, ठीक है, रिमेंबर, अलोंग विद द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया व्हिच आर प्रेजेंट। सो इसके बाद हमारे पास जो एमसीवी था, तो अगर नॉर्मोसिटिक है तो इट मींस द एनीमिया हैज नॉर्मल cells have the normal shape size, so there is normocytic anemia. They are smaller, like less than 80 अगर हमारे पास एमसीवी काउंट है, तो इट इज बेसिकली माइक्रोसिटिक एनीमिया, जिसके हमने कॉजेज भी डिस्कस किए थे। एंड इफ इट्स मोर देन 100, देन दे आर द मैक्रोसिटिक एनीमिया। ये थैलेसीमिया के अंदर जो आपका एमसीवी होता है, दैट इज मार्केडली लो एज कंपेयर्ड टू आयरन डिफिशिएंसी, बिकॉज़ बोथ आर माइक्रोसिटिक एनीमियास। ठीक है, तो यूजुअली जो अगर हमारे पास थैलेसीमिया में एमसीवी होते हैं, वो आपके पास अराउंड 50s के अंदर चल रहे होते हैं, वेरी लो। ठीक है,
एनीमिया तो होता ही है, बट अगेन एमसीवी काउंट बेसिकली मेक्स अ डिफरेंस। और नेवर फॉरगेट, ये सब हम लैब्स के बेसिस पे बात कर रहे हैं। थैलेसीमिया के पेशेंट दे हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग्स एंड कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल फीचर्स, जिस पे आप उनको जो है वो लेबल करते हैं, ठीक है। सो अगेन स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर्स आपको मिल रहे होते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स, जिनको आपको नहीं भूलना है। एंड देन हमारे पास जो है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, अ टोटली डिफरेंट क्लिनिकल सिनेरियो। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के बारे में मैंने एक बात ये भी कही थी कि इट्स वेरी वेरी कॉमन इन यंग फीमेल्स इन देयर प्री मेनोपॉजल पीरियड, ठीक है। सो उनके अंदर इट इज वेरी कॉमन बिकॉज अगेन डाइटरी डिफिशिएंसी भी हो सकती है और मेंस्ट्रुअल लॉस होता है। इस वजह से इट्स वेरी कॉमन एंड इट कैन बी इजीली compensated by oral जो है वो supplements, ठीक है। तो इट्स वेरी कॉमन occurrence, बट व्हेन दिस इज अ रेड फ्लैग, that is in males and in postmenopausal females, because there on females there's no loss that you can account. So maybe there can be something very sinister if like there's a malignancy can be there specifically in males and in postmenopausal females. Males में तो specifically हमें ये चीज जहन में रखनी है, if a male is presenting the admission anemia, just investigate, outright investigate it, ठीक है, because it is it's not that common in males, ठीक? In healthy males, it cannot happen in a healthy male until unless there is something hidden. So again, so basically आपको ये first step आपको यहाँ मिल गया। अब आपकी सारी in our setup, one of the most common things is malaria, ठीक है, because we live in a tropical country and it's very rainy here always, and mosquitoes like to just live with us, सही है। So हमारे साथ रहते रहते हम पे फीड करने लगते हैं और फिर वो हमें ट्रांसमिट करते हैं द वेरी फेमस ऑफ ऑल प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है वो देन ब्रेक डाउन करता है हमारे आरबीसीज को, साइक्लिकल फीवर्स होते हैं which you learn every time and which is asked a lot in your exams, the cyclical fevers, the hepatosplenomegaly, the jaundice. The jaundice, from where the jaundice comes, that is the hemolysis, because these cells are broken down in your vessels and vessels cannot compensate with the rising levels of bilirubin, and that's why patient usually jaundice के साथ present करते हैं clinically भी, labs के अंदर भी। So hemolysis is a very 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 common cause. इसके अलावा autoimmune conditions हैं, hereditary conditions, just like maybe you have studied about hereditary spherocytosis, a very common disease। इसके अंदर जो है वो RBCs की membrane loss होती है due to a mutation in the gene। क्यूट से सर्कुलर आरबीसीज हो जाते हैं स्पेरोसिटिक, जो कि स्प्लीन में जाते ही दे गॉट ब्रोकन डाउन। एंड स्प्लीन बेसिकली जब देखती है कि ये थोड़े से एबनॉर्मल से हो रहे हैं, जरा सर्कुलर से हो रहे हैं, सो इट बेसिकली टेक्स देम एंड कीप्स देम विद इट, सो इट गेट्स स्वेल। तो द स्प्लीनोमेगाली इज कॉमनली सीन इन हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस। So these are the different types of hemolytic anemias, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर डिस्कशन इसमें होती है कि hemolysis कहाँ हो रही है, within the spleen हो रही है या within the vessels हो रही है, that's another topic of discussion, but still now for when you are suspecting hemolysis, remember that jaundice is a very important component sometimes in situations of hemolysis, and you have to you have to go for the workup. अच्छा, another very important cause that is seen is the sickle cell disease, again a hereditary disorder, जो कि यूजुअली आपको जिसमें अगेन एपिसोडिक hemolysis होती है, jaundice होता है, और ये अगेन यंग एज में ज्यादा कॉमन होते हैं जो आपके हेरिडिटरी डिजीजेज हैं, हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस है या सिकल सेल डिजीज है, एंड यूजुअली यंग एज में मिल रहे होते हैं आपको। तो यहाँ पे हमारे पास ज्यादातर जो अहम तरीन चीज है वो है ब्रेक डाउन। अच्छा, ब्लड लॉस के बारे में हमने बात की थी कि एक्यूट ब्लड लॉस होता है तो आपके एमसीवी पे इतना फर्क नहीं पड़ता, एचबी लो होता है बट एमसीवी पे इतना डिफरेंस नहीं पड़ता। तो एक्यूटली अगर आपके पास ब्लड लॉस है तो यूजुअली नॉर्मोसिटिक एनीमियाज में हो रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे ब्लड लॉस क्रॉनिक होता चला जाता है तो रेड सेल्स जो है आपकी बॉडी से जाया हो रहे हैं, तो वो फिर आपके पास माइक्रोसिटिक, बिकॉज आयरन गेट्स लॉस्ट टू, तो बॉडी के आयरन स्टोर्स कम होने लगते हैं, देन इट बेसिकली ट्रांसफॉर्म्स इनटू माइक्रोसिटिक एनीमिया। तो क्रॉनिक ब्लड लॉस एज सीन इन कैंसर्स एंड जो है वो या हमारे पास क्रॉनिक मेनिंजाइटिस हो रहा है, तो उनके अंदर जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बेसिकली स्टार्ट्स एज अ नॉर्मोसिटिक। Okay, then we have the macrocytic anemias, and I guess I have told you people, because these anemia cells are very large, they are grossly abnormal. So इस situation में क्या है कि आपके पास there is synthesis defect. Here a very important thing to consider is the B12 and folate deficiencies, because these two important vitamins are required in the synthesis of all the blood cells and not just the RBCs. So ये हमें तीनों जो cell lineages के लिए this is required. So usually these anemias are presenting with a component of pancytopenia, which we will be discussing later in our slides. So B12 and folate deficiencies, they are very common, specifically in patients who do not take meat in their diet. तो उसमें हमारे पास, and it basically takes years to develop. एक दिन में नहीं होता. Iron deficiency, it basically develops quite quickly, but B12 deficiency, it basically takes years to develop. For example, if they are commonly seen in mostly Hindu patients, जो आपके पेशेंट्स आते हैं जो कि मीट इंटेक नहीं करते एडुकेट अपनी डाइट में, तो यूजुअली दे आर बेसिकली, या जिन ऐसे भी लोग होते हैं जो कि मीट को अवॉइड कर रहे होते हैं ड्यू टू एनी कॉज उनके, या हमारे पास जो मैं अपने सेटअप में देखता हूँ, अपने हॉस्पिटल के अंदर देखता हूँ कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, वी लिव इन अ वेरी डिफिकल्ट इकोनॉमी, सो मोस्ट ऑफ मेनी पीपल दे आर अनएबल टू अफोर्ड मीट प्रोडक्ट्स, सो दे एंड अप हैविंग B12 deficiency. It's a very distressing, because many symptoms of this anemia also manifest themselves as neurological symptoms. Okay, so हमें बताई जाती है कि whenever you are seeing the patient who is having any signs of anemia along with neurological symptoms, having diverse symptoms of neurological symptoms, always remember that always test B12. सही है। तो ये सारी हमने बात कर ली थी आपके एनीमियाज के हवाले से। देन हमने ल्यूकोसाइटोसिस एंड ल्यूकोपीनिया, ओके, दिस स्लाइड बेसिकली शोइंग
कि ल्यूकोसाइटोसिस अगेन मोर देन 11 एंड 4 to 11 की रेंज आपने ज़हन में रखनी है। एंड देन इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा रिमेंबर कि नॉट हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको इन्फेक्शंस में ल्यूकोसाइटोसिस ही मिले। Some infections basically present with leukopenia. The most common and most recognized of them is typhoid, जिसके अंदर आपको ल्यूकोपीनिया मिलता है। ठीक है, सो ल्यूकोपीनियाज अगर आपको मिल रहे हैं तो रिमेंबर एक इन्फेक्शंस में हो सकते हैं। और जैसे क्लासिकल एग्जांपल टाइफॉइड है। इन्फ्लेमेशन अगेन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स हो गए आपके पास, जैसे कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई, उनके अंदर भी आपको ये चीज इस तरीके से मिल सकती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं ल्यूकीमियाज के हवाले से। ल्यूकीमियाज के अंदर जो ल्यूकोसाइटोसिस होते हैं वो ग्रॉसली जो है वो डिरेंज्ड होते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। 11 से ज्यादा है तो यूजुअली 30, 40s, 50s, इवन आई हैव सीन पीएलसी काउंट्स ऑफ हंड्रेड्स एंड 200s। सही है, तो ये होता है। बट वी कैन नॉट से दैट अगर किसी के 100s to 200s में ल्यूकोसाइट काउंट है तो अगेन वो कोई काम की फौज है। नो, इट्स नॉट अ वर्केबल डिफेंस। ठीक है, बिकॉज ऑल ऑफ दोस सेल्स आर मोस्टली इमेच्योर। ठीक है, दे आर जस्ट दे आर रश्ड इनटू द बैटल ग्राउंड एंड दे आर नॉट ट्रेन। जैसे कि अगर आपको जो है वो हॉस्पिटल में एक दिन गुजारने के लिए कह दिया जाए, पेशेंट्स देखने कह दिया जाए, तो द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट्स दे वुड पैनिक। उनको नहीं बिकॉज उनका भी एक्सपोजर नहीं है पेशेंट्स के साथ, क्लिनिकल के साथ। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टूडेंट्स को अगर हम कहेंगे तो they will panic. They're just like these immature white cell forms. They go prematurely into the blood and they panic because they are unable to provide the defenses. So that is basically seen in जो acute leukemias होते हैं उनके अंदर usually immature cells होते हैं, जो children के अंदर commonly हमें मिल रहा होता है। बच्चे ज़्यादा इस चीज़ से अफेक्टेड होते हैं और एक बड़े ही स्टॉर्मी सा ऑनसेट होता है जिसके अंदर पेशेंट्स पैनसाइटोपिनिया के साथ आते हैं। ना ब्लड सेल्स होते हैं, ना ही ना एचबी लो होता है, एनीमिया भी होगा, टीएलसी काउंट्स वेरी हाई होंगे, जो कि अगेन रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे होंगे, निमोनिया, फ्लूज, फीवर्स की रिकरेंट हिस्ट्रीज होंगी, पेरेंट्स परेशान हो चुके होंगे कि बच्चे का बुखार ही नहीं उतर के देता है, समटाइम्स ब्लीडिंग भी हो रही होगी बिकॉज प्लेटलेट काउंट भी कम है, तो जो है वो स्पॉट्स पड़ रहे होंगे। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि जो सारा जो फोकस हो गया हीमोफाइटिक लिनिएज का वो सारा ल्यूकोसाइट्स की तरफ शिफ्ट हो गया और बाकी चीजें जो है वो क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। आरबीसीज भी नहीं बन पा रहे उनकी वजह से, इतने इमेच्योर सेल्स बनने शुरू हो गए कि बोन मैरो के अंदर भर गई है बोन मैरो ल्यूकीमिया से, इमेच्योर सेल्स से। ठीक है, सो एक अगेन दिस इज फॉर्म ऑफ कैंसर एज वी ऑल नो। सो इसके अंदर जो है वो सेल काउंट शुड बी रेज्ड। ठीक है, सो दिस इज द थोड़ा सा मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया यहाँ पर ल्यूकीमियाज का। ठीक है, देन आ जाता है स्ट्रेस एंड स्टेरॉइड्स। यस, दे मे कॉज ट्रांसिएंट इंक्रीज इन ल्यूकोसाइट काउंट, व्हिच बेसिकली जब वो स्ट्रेस रिलीव हो जाता है तो दे बेसिकली रिटर्न टू नॉर्मल। ल्यूकोपीनिया ऑन द अदर हैंड अगेन वायरल इन्फेक्शंस, दे मे बी प्रेजेंट इन वायरल इन्फेक्शंस। एंड यस, chemotherapy again because chemotherapy starts killing the cells and it may cause leukopenia, a shift to the low side. And then bone marrow failure. Yes, very important cause. There are many causes of bone marrow failure, like aplastic anemias, like myelofibrosis. They may be present with leukopenia. And then we have a neutropenic sepsis, a very important thing, जो कि specifically leukemias या फिर aplastic anemias के उसमें मिलता है। इसमें white cells आपके इतने कम हो जाते हैं कि patient critically ill हो जाता है। और simple infections they basically develop a full blown sepsis. Even simple flu भी उनको जो है वो अच्छा खासा infection cause करा देगा and they may end up in ICU and all. So this is a very important thing to consider whenever you see a report. Okay, next. Next, man. Okay. So again, a common pattern जो हम follow करते हैं, there is neutrophilia, lymphocytosis, eosinophilia, monocytosis. Again, these are the common patterns which are basically seen in our CBCs. Neutrophilia, again, remember, neutrophilias are a proper marker of bacterial infections because they are the first to appear in the times of inflammation, as you have all studied in pathology classes. कि first response हमारे पास आते हैं जब body की first policing होती है with neutrophils होती है. So these are commonly associated with bacterial infections, and wherever you find neutrophils, CSF के अंदर purulent discharges होते हैं, उनके अंदर always think about bacterial infections. They go hand in hand with bacteria. Lymphocytes, they basically show the viral infections or any chronic illnesses, TB for example. So they basically are linked with viral infections if they are seen in your CBC. Eosinophilia, another very interesting case. They are seen in allergies very commonly, and then parasites. Okay? For example, asthma, very common form of allergic disorder, and hypersensitivity reactions like food allergies and skin allergies. उन सब के अंदर जो है आपको एक very striking amount of eosinophils मिलते हैं. And parasites they are basically long list of parasites who basically reside in our who can invade our system, our body systems, and then they may raise these eosinophil counts. A very common example is basically Ascaris lumbricoides. Okay? The round ones. They basically raise the eosinophil counts significantly and have diverse symptoms in our intestines and our lungs. ठीक है, so आपको ध्यान में होना चाहिए whenever you encounter raised eosinophil count, always think about allergy based on the patient's symptoms. ठीक है, प्लीज ये ध्यान में रखो. And the parasites, monocytes again chronic infections हैं. Again हाँ ये बात हो गई, यहाँ पे TB के अंदर होते हैं commonly, और TB is recognized that it basically lives within the monocytes and macrophages for a long period of time. It basically goes there, it hides there, and it basically sleeps until unless there's some other stressor which basically wakes them up. Oh, TB is again जाग जाता है, उठ जाता है, और अगेन पेशेंट को जो है वो अगर पहले भी इन्फेक्शन हुआ था, ट्रीट नहीं हुआ था प्रॉपर्ली, एंड देन द पेशेंट बेसिकली सफर्स अगेन. ठीक है, सो रिमेंबर दीस फाइंडिंग्स. द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. बात हमने कर ली है कि एक्यूट ल्यूकीमिया
भी दिया था कि छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा कॉमन होता है, स्टॉर्मी ऑनसेट होता है इसका, एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, वेरी हाई और वेरी लो डब्ल्यूबीसी काउंट्स, and very important presence of blasts. Blasts are immature cells, जो कि मैंने आपको लंबी कहानी सुनाई कि ये immature cells होते हैं और बेसिकली सारी कहानी इनकी वजह से होती है. Patient suffer इनकी वजह से करते हैं because they are numerous and they do not know how to defend your body. So patients suffer with anemia, ठीक है, जो कि long term होगा, recurrent infections and maybe bleeding. So acute leukemia वाला तो जो है वो DIC very important cause of thrombocytopenia. And then aplastic anemia is basically an inborn, sometimes an inborn error of synthesis of the blood cell lineages, or sometimes it is secondary to some disorder or some drug, ठीक है, जिसके अच्छा aplastic anemia के अंदर what's the thing, your bone marrow is basically not functioning properly, RBC synthesis impair हो गया है, platelet synthesis impair हो गया है, as well as the जो आपका blood cell आपकी जो TLC है वो भी कम है. तो basically aplastic anemia is considered whenever you come across with pancytopenia, तीनों चीजें कम है पेशेंट की, so always suspect aplastic anemia. And there are some drugs which basically cause it, जो आप पढ़ोगे अपने subsequent syllabuses के अंदर. So or sometimes it's primary, it's inborn and you can't do much about that apart from a hematopoietic stem cell transplantation, typically considered in younger patients. So it basically is correctable again, aplastic anemia correct किया जा सकता है, but again it's a very important high bone marrow transplant, very costly procedure. But this is the treatment of choice for them since their bone marrow is unable to produce the cells. ठीक है. So causes of thrombocytopenia आपको मैंने डिटेल में बता दिया कि क्या-क्या है, थोड़ा सा सबका आउटलुक भी दे दिया क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से. Thrombocytopenia again so less and can say enhance compared to yeah. I guess this is the last slide. Pancytopenia, everything is reduced. ठीक है, the RBC counts, the WBCs and the platelets. ठीक है. अब इससे दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे पास जो आपको जहन में रखना है. There is an aplastic anemia and megaloblastic anemia. अच्छा, megaloblastic anemia जो थे हमारे पास, वो हमारे पास B12 deficiency और folate deficiency के anemias, they combinedly basically produce a megaloblastic picture. अच्छा, megaloblastic anemias जो होते हैं ये बहुत commonly, मैं तो हमेशा बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को और पूछता भी हूँ जब वो मेरे पास टेस्ट देने आते हैं, एग्जाम देने आते हैं, तो I always ask this and they get confused every time. So it's a very good platform to tell you and megaloblastic anemia. Macrocytic anemias are all the anemias where you are encountering an MCV count of more than 100. Okay, that includes the megaloblastic anemia. So the megaloblastic anemias जो हैं आपके, अब वो क्या हैं? Again, they are macrocytic anemias, but the major differentiation lies in the morphology of the neutrophils. The neutrophils, whenever अच्छा इसके लिए आपको patient ना CBC के साथ film देखनी पड़ेगी. The peripheral film, you should see the peripheral film. In all the anemias, you have to see the peripheral film to get a picture of the blood cells का shape कैसा है, size कैसा है. Abnormal cells जैसे कि मैंने बताया आपको, blast cells जो थे, जो अभी हमने discuss किया था, immature cells, they basically commonly appear in your blood. So these are seen in your peripheral film and not in the CBC per se. उसमें तो सिर्फ सेल काउंट आपको बता दिया जाएगा कि वो बढ़े हैं या कम है, लेकिन उनकी शेप, उनका मॉर्फोलॉजी, उनका साइज, उनके कैरेक्टरिस्टिक नहीं बता पाता CBC आपको ना. तो उसके लिए आपको पेरिफेरल फिल्म कराना है. तो जो पेरिफेरल फिल्म कराते हैं आप, उसके अंदर अब आपको अगर हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स मिल रहे हैं, ठीक है, विद न्यूट्रोफिल्स हैविंग मोर देन 5 to 6 lobes अगर आपको मिले, तो दिस इज बेसिकली सीन इन megaloblastic anemia. So this is a B12 and folate anemias. Again, these are nutritional anemias. जबकि मैक्रोसिटिक एनीमियाज जो हैं आपके, वो नॉट जस्ट कन्फाइंड टू B12 एंड फोलेट, लिवर डिजीज में भी मिल सकते हैं आपको. क्रॉनिक लिवर डिजीज में आपको जो है वो मिल सकता है. इन क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, जो अल्कोहलिक पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर भी मिल सकता है. एंड इन हाइपोथायरॉइडिज्म में भी आपको मैक्रोसिटिक एनीमिया मिल सकते हैं. बट रिमेंबर, नॉट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. मेगालोब्लास्टिक एनीमियाज आर बेसिकली ओनली सीन इन B12 and folate deficiency and not in any other causes. ठीक है. So please clear this concept through this session. I want each and every one of you to clear this concept because it's asked in exams multiple times. हार्ड हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, उसके अंदर कॉल्ड माइलोफाइब्रोसिस. ठीक है. तो उसके अंदर ये चीज मिलती है आपको, उसके अंदर भी पैंसाइटोपेनिया हो रहा होता है. ठीक है. एंड देन लास्टली ल्यूकीमिया, जिसके अंदर आपको पैंसाइटोपेनिया की पिक्चर मिलती है. तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंशियल्स जो आपको पैंसाइटोपेनिया की तरफ, और आपको हर चीज आपको फिर लिंक करनी होगी. फिर आप फर्दर जाते हैं, स्टेप्स होते हैं, फर्दर डायग्नोसिस की तरफ आप जाते हैं, फिर आप पहुंचते हैं. ठीक है. आई गेस दिस इज द लास्ट स्लाइड एंड नेक्स्ट वी हैव केसेस विद अस. शायद मुझे कुछ याद साथ ऐसा ही आ रहा है. यस, वी हैव सेल्फ असेसमेंट नाउ. ठीक है. सो आई गेस दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर, द कंप्लीट थिंग. एंड थोड़ा केसेस डिस्कस करते हैं, देन वी विल एंड इट फॉर श्योर. 10 minutes का है हमारे पास टाइमर, और देन कंप्लीट करते हैं इसको. केस नंबर 1, there's a 30-year-old male with fever and eruptive cough and CBC is basically TLC, WBC count is 16,000. okay, they are काफी raised हैं, 11 से 11 से ज्यादा हो रहे हैं. neutrophils are 82% and bands are increased. So this is clear cut, आपको दिख रहा है कि भाई WBC count आपके raised हैं. neutrophils again हम बात कर चुके हैं कि they are very क्या कह सकते हैं आप, काफी go hand in hand with bacteria. They are the proper क्या है, arch enemy of the bacteria. So it's most like
बेसिकली अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दैट्स द निमोनिया, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। सो नेक्स्ट स्लाइड में हमें इसका आंसर शायद मिल जाएगा कि दैट इज बेसिकली कि ये आपका निमोनिया, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और उसमें जो है वो आपका क्या है, फीवर, ब्लड कफ, एंड द क्लिनिक बेसिकली पॉइंट टुवर्ड्स निमोनिया, एंड इट बेसिकली जस्टिफाइड विद योर सीबीसी रिपोर्ट, ठीक है। Okay, there's a 25-year-old male that presents with jaundice. Okay, and the dark urine. And the CBC basically shows an HB of 7, reticulocyte count raised है, MCV of 102, and LDH is raised. Okay, अच्छा ये this is a very 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 typical case of something that we have discussed, but not इतनी डिटेल में नहीं गए थे, but इस केस के थ्रू चलो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं. That is a hemolytic anemia. सही है. So because it is a young patient, again मैंने बताया था hemolytic anemia are commonly found in young patients, and there's jaundice again. अच्छा jaundice की हमने सिर्फ hemolytic anemia में बात की थी कि they are a presenting feature, and dark urine. Dark urine is basically seen in urine bilirubin जो आता है आपका, वो it's characteristically present in hemolytic anemia. बिल्कुल डार्क कलर का यूरिन पेशेंट्स पास आउट करते हैं, दे समटाइम्स गेट फ्राइटेंड कि भाई ये किस तरह से हमारा यूरिन पास हो रहा है, किस कलर का, इतना डार्क. एंड इसकी जब आप पैरामीटर्स में जाते हैं तो अगेन आप एचबी देख सकते हैं, इट्स सो मच लो फॉर अ 25-year-old मेल हु शुड बी अ हेल्दी मेल हैविंग एन एचबी ऑफ अराउंड 14 एंड 15. यूजुअली मेल्स के अंदर वेरी कॉमन, हम अपने कराते हैं टेस्ट मेल्स अगर, तो यही कॉमन हमारे पास वैल्यू होती है. एंड फॉर हिम एन एचबी ऑफ 7 इज वेरी वेरी कंसर्निंग. सो अब प्रोवाइडेड, अब हम कैसे जाएंगे कि भाई ये हमारे पास क्या हो सकता है. तो हमें एमसीक्यू भी कराया हुआ है. एमसीक्यू हमें थोड़ी सी मैक्रोसाइटिक पिक्चर दे रहा है, इट्स 1 और 2, ठीक है, अबिट मैक्रोसाइटिक पिक्चर दे रहा है. सो अगेन इसमें जो है वो हमको दो चीजें इन्होंने हमें एडिशनल दी हुई हैं जो कि हमें चाहिए होंगी इसके आइडेंटिफाई करने के लिए. देयर इज अ रेटिकुलोसाइट काउंट. द रेटिकुलोसाइट्स आर बेसिकली इमेच्योर आरबीसीज, एंड दे बेसिकली शो द बोन मैरो रिजर्व ऑफ द आरबीसी, बिकॉज दे आर, यू आर सेइंग कि ये बढ़े में है. इसका मतलब ये है कि बोन मैरो की फैक्ट्री तो काम कर रही है आरबीसी बनाने की, बिकॉज दे आर द रॉ मटेरियल जिससे आरबीसी मैच्योर होते हैं फिर आगे चल के. बट देयर इज समथिंग एल्स इन द पेरिफेरी व्हिच इज ब्रेकिंग डाउन द आरबीसीज, व्हिच इज डिस्ट्रॉइंग द आरबीसीज, एंड बोन मैरो इज प्रेशराइज्ड to make the RBCs more and more. So reticulocyte count is basically you are saying कि वो बढ़ने में. That is secondary to maybe an aplastic anemia. ठीक है. So the next slide basically shows answer for this. That is an aplastic anemia. ठीक है, most likely. ठीक है भाई, तो with this we have I guess all the cases done, and this is the last slide. And thank you everybody for listening to me so carefully, and थोड़ा आपने मुझे bear किया for the 2 sessions. And anything you would like to ask, आप पूछ सकते हो. कोई चीज़ का confusion है, कोई issue है regarding CBC's interpretation, and anything you can ask. And I hope with this session, the next time you have a CBC report with you, and you can confidently come across the the hint. You can take up the hint. ठीक है, and with your clinical knowledge and with your clinical studies, you may plan the next step that what we can do further. ठीक है, but this workshop was basically for your basic introduction and for your mastering the CBC. Okay, so questions देख लेते हैं क्या क्या आ रहे हैं हमारे पास. Yeah. Okay, so iron deficiency, अच्छा why it causes thrombocytic, अच्छा मैंने बताया था कि it is a reactionary thing, ठीक है, because body is combating the iron deficiency. ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास कि बोन मैरो क्या कर देती है कि वो आरबीसीज के अंदर आयरन इंकॉर्पोरेट नहीं कर पा रहा, बिकॉज आरबीसी आपके जो है वो they need iron for the synthesis, and iron is deficient. It's not coming either from the diet is deficient, or या patient intrinsically absorb नहीं कर पा रहा है आयरन को due to any GI condition, या लॉस बहुत ज्यादा है ब्लड का जिसकी वजह से बन नहीं पा रहे हैं जो है आयरन प्रॉपर्ली इंकॉर्पोरेट नहीं हो पा रहा, वो लॉस इतना ज्यादा होता है, वो डालते हैं लेकिन जो है वो ब्लड लॉस हो जाता है. तो जो है वो उसके अंदर जो है वो आपका क्या होता है, फिर बोन मैरो समटाइम्स आपको यूजुअली एनीमिया विद अ नॉर्मोसिटिक पैटर्न ऑफ एमसीवी और एंड रेटिकुलोसाइट काउंट भी समटाइम्स सीबीसी का पार्ट होता है. रेटिकुलोसाइट काउंट भी आपको बढ़ावा मिलेगा, तो उसमें हम एक सस्पेक्ट कर लेते हैं, तो उसको कंफर्म करने के लिए हम एलडीएच लेवल्स करवाते हैं, और एलडीएच यूजुअली क्या होता है, इट इज रेज, तो एक हमें और पॉइंट मिल जाता है. ठीक है, तो अच्छा अगेन इट्स नॉट नेसेसरी कि हर चीज हमें मिले, हर डिजीज में हर चीज पॉजिटिव हो, हर चीज बुकिश हो, ऐसा नहीं होता. इन रियल वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन ऐसा नहीं होता, हर चीज हर में नहीं मिलती आपको. देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट इन मेडिसिन. ठीक है, बट दीस द बुक्स एंड द थ्योरीज बेसिकली दे बेसिकली हेल्प यू कि अगर ये नहीं है तो चलो ये देख लो, ये नहीं है तो ये देख लो. ठीक है, सो देयर इज अ थिंग. ठीक है, दिस थिंग यू विल एनकाउंटर जब आप क्लिनिकल साइट्स पे आओगे, और व्हेन यू स्टार्ट मेडिसिन एज इन रियल वर्ल्ड, देन यू विल बी सीइंग इट. ओके, सो डज मेगालोब्लास्टिक एंड मैक्रोसाइटिक एनीमिया बोथ हैज लो एमसीवी? नो 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 नो. मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हैज अ वेरी हाई एमसीवी, इज मोर देन 100 एमसीवी. ये बात शायद हमने पिछले अपने सेक्शन में भी डिस्कस की थी, और इसमें भी हमने टच अपॉन किया था कि megaloblastic anemia has a high MCV count. ठीक है, that is an MCV of more than 100. So it is basically seen in megaloblastic anemia. And for microcytic, देखो नाम से जाहिर है, actually megaloblastic है, देखो megalo, mega, ठीक है, तो megalo is a high, a large cell size, and which is a type of macrocytic anemia. Macro, ठीक है, बड़ा. Does not make a lot of difference between for your patients. ठीक है, so it basically shows the hemoglobin concentration. अब हाँ, मेरा भी जहन से वो हो गया कि काफी टाइम हो चुका है. तो इट्स बेसिकली जहाँ तक मुझे याद है कि इट्स बेसिकली अमीन आपका कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन है और एक हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन होती है. तो इसमें बेसिकली जो डिफरेंस है वो अभी मेरे जहन में नहीं है, बट ये तो तुम लोग देखो, बिकॉज तुम लोग अभी तुम लोग कवर करके आए हो ना फिजियोलॉजी, तो तुम लोग को बताना चाहिए मुझको. ठीक है, क्या डिफरेंस होता है. तो इट्स जस्ट अ फिजियोलॉजिकल डिफरेंस होता है, दैट्स इट. क्लिनिकली हम क्लिनिक से बात करते हैं ज्यादा, क्लिनिकली डू नॉट मेक अ मच डिफरेंस, एंड इट बेसिकली शोज द कंसंट्रेशन, द कलर ऑफ योर सेल्स एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन इन द सेल्स. ठीक है, सो ये तो जो अभी सेकंड फर्स्ट सेकंड वाले बच्चे हैं उनको जरा ज्यादा इस चीज का आइडिया होगा, बिकॉज दे आर स्टडीइंग फिजियो फ्रेश, सो दैट्स व्हाई. सिस्टमैटिक अप्रोच का स्टेप्स, अच्छा ये तो आपको रयान दिखा सकता है, तो उसको आप देख लें.
या मेरे ख्याल में ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो ये पीडीएफ ले लेना, तो आपको मिल जाएगा, और शायद ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हुआ है, सो आई गेस आप यू कैन हेयर इट आफ्टर दैट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर एनीथिंग एनीबडी वांट टू आस्क, और कोई कंफ्यूजन हो जो कि क्लियर ना हुई हो, सो आई एम हियर। ओके, सो ठीक है, और कुछ नहीं पूछना, ठीक है भाई। ओके, विद दिस आई एम वाइंडिंग अप दिस सेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन। और ओके, थैंक यू, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ, बहुत अच्छा लगता है, आप लोग आते हो, पढ़ते हो, सीखते हो। देखो, सीखोगे तो आगे बढ़ोगे, ठीक है। whenever you want to learn then you learn, ठीक है। the approach is always should be clear, ठीक है। पढ़ाने वाले मिल जाते हैं सब, ऐसा नहीं है कि पढ़ाने वालों की कमी है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, पढ़ने वालों की कमी होती है जो रियल मीनिंग में पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ठीक है। सो ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, एंड इंशाल्लाह ताला आई एम होपफुल कि हम दोबारा मिलेंगे, एंड दोबारा से रनिंग द सेशन, जी जी बिल्कुल। ठीक है यार। एंड अभी भी वैसे इफ यू गाइस वांट टू ऐड सम फीडबैक तो यू कैन गाइस कैन ऐड दैट इन द चैट बॉक्स, अदरवाइज हम वैसे भी फीडबैक लेंगे। एक मिनट, स्लाइड ये वाली राइट? हाँ या भाई, ठीक है। सो देख लें यार इस स्लाइड को जिन्होंने पूछा था। सो अगेन हीमोग्लोबिन था इसके अंदर फर्स्टली, देन द आरबीसी इंडाइसेस थे टू चेक फॉर द टाइप ऑफ एनीमिया, फर्स्ट डायग्नोज एनीमिया, check type of anemia, check the TLC count for any infection, check the platelet count for any bleeding tendencies. So these is the simple approach and a lifetime approach जो आपको follow करना है, ठीक है। ऑलराइट, आई थिंक ओके, वी आर डन। किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर हम एंड कर लें। एक दो ओके मिनट वेट ओके कर लेते हैं ओके प्लीज। ओके, थैंक यू everybody। ऑलराइट, आई थिंक कोई सवाल नहीं है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर शोइंग अप इन रमजान, रोजा रखकर, एंड वी विल बी having more sessions inshallah. See you guys there. Till then, take care. Allah Hafiz. I'm ending the session.